आपको बता दें बेलगरोद में पावर प्लांट पर रॉकेट से हमला और इस हमले के बाद पावर प्लांट में लगी भीषण आग। रॉकेट अटैक के बाद बेलगरोद में ब्लैकआउट। पावर प्लांट एक बार फिर से निशाने पर और यह बेलगरोद की तस्वीर है जहां पावर प्लांट में लगी भीषण आग, भीषण विस्फोट की यह तस्वीर। अब रूस के त्वेर में ही यूक्रेन का ड्रोन अटैक। लॉन्ग रेंज ड्रोन से केमिकल प्लांट को किया गया टारगेट। क्रूज मिसाइल प्लांट को ध्वस्त किया गया। प्लांट में मिसाइल का फ्यूल बनता है। अब खार्किव में रूस का विनाशक हमला जहां गेरॉन 2 ड्रोन से भीषण अटैक की यह तस्वीर देखिए। इसी हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट तबाह। आईडीएफ ने उड़ाई हमास की सुरंग। गाजा में 900 मीटर लंबी सुरंग को कैसे तबाह किया गया, लेटेस्ट तस्वीर। कॉम्बैट इंजीनियर्स ने सुरंग उड़ा दी। एक बार फिर से देखिए इन तस्वीरों को। हैरान करने वाली तस्वीर है ये। आईडीएफ का एक बार फिर टारगेट हमास की सुरंग। 900 मीटर लंबी सुरंग को कैसे एक साथ तबाह कर दिया गया। कॉम्बैट इंजीनियर्स ने सुरंग उड़ाई। अब केमिकल अटैक। ये दक्षिण लेबनान में केमिकल अटैक की खबर है जहां इजराइल ने खेतों में जहरीला केमिकल बरसा दिया। खेतों में ही जहरीला केमिकल स्प्रे करने का आरोप है। दक्षिण लेबनान में केमिकल अटैक। खेतों में यह जहरीला अटैक कैसे किया गया, तस्वीर आपके सामने है। और इजराइल ने जहरीला केमिकल बरसाया। इटली के ही मिलान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। तस्वीर मिलान में विंटर ओलंपिक के विरोध की है जहां इवेंट में यूएस पुलिस की तैनाती का कैसे विरोध जताया गया, देखिए तस्वीर। मिलान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आपको बता दें इटली के मिलान में इस विरोध प्रदर्शन के बीच ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विंटर ओलंपिक का यहां विरोध जताया गया है और यूएस पुलिस की तैनाती का ही विरोध है। इवेंट में यूएस पुलिस की तैनाती का विरोध जताया गया। इस बीच कई ऐसे इलाके जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, उसकी अगली तस्वीर आपके सामने होगी। फिलहाल मिलान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर देखिए। ये बड़ी खबर है जहां एक तरफ बातचीत को लेकर पिछले कई घंटों से बड़ी खबरें सामने थी, वहीं बातचीत के दौरान की गई प्रोजेक्शन और डिप्लॉयमेंट बड़े सवाल खड़े कर रही थी। ऐसे में मिडिल ईस्ट में ही अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती और कभी भी हमला। ईरान के समर्थन में कैसे अब चीन आ गया है और साथ ही आपको बता दें अब अमेरिका को भी वार्निंग दी गई है। तो अमेरिका पर मल्टी फ्रंट हमलों की तैयारी में है क्या ईरान, होगा एक्सपर्ट से इसको लेकर बड़ा सवाल। और ईरान के समर्थन में कैसे चीन आया, अमेरिका को जो वार्निंग मिली है इसकी भी एक तस्वीर और डिटेल। वहीं देखिए कैसे साफ हो चुका है कि ईरान पर अब अमेरिका का हमला किसी भी वक्त हो सकता है। खबर क्या है, खबर है मिडिल ईस्ट में अमेरिका के B-52 बॉम्बर को लेकर कतर के अल उदैद एयरबेस में यह तैनाती। ईरान से बातचीत के बीच B-52 स्ट्रैटो फोर्सेस उतरे हैं और किसी भी वक्त हमलों के लिए B-52 बॉम्बर तैयार है। बड़े हमलों की तैयारी की जा चुकी है और ईरान पर यह बड़ा हमला किसी भी वक्त हो सकता है। खबर अमेरिका के F-22 रैप्टर की मूवमेंट को लेकर भी है। सुपर बाउल LX से रवाना F-22 रैप्टर, F-22 रैप्टर, मिडिल ईस्ट में F-22 रैप्टर की तैनाती। अमेरिकी एयरफोर्स ने F-22 मूवमेंट की पुष्टि भी की है। अब यूएसएस अब्राहम लिंकन का सबसे नया वीडियो है ये। यूएसएस लिंकन के वीडियो से अमेरिका की ईरान को यह वार्निंग। ईरान से बातचीत के बाद दूसरा वीडियो जारी किया गया है। फ्लाइट डेक पर फाइटर जेट्स की मूवमेंट। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह वीडियो जारी किया है। तो फिलहाल अमेरिका की इसी जंगी तैयारी को लेकर विनोद सर अगला सवाल आपसे, लेकिन उससे पहले ये दो तस्वीरें जहां साफ है कि किस तरीके से यूएसएस अब्राहम लिंकन का ये लेटेस्ट वीडियो जारी किया गया है। अरब सागर में अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखा दी। विनोद सर। सुरभि, धन्यवाद बुलाने के लिए। दो चीजें मैं साफ करूंगा। पहली बात, जो स्ट्रैटो फोर्ट्रेस की तैनाती दो चीजें दर्शाती हैं। पहली बात, स्ट्रैटो फोर्ट्रेस लॉन्ग रेंज
कन्वेंशनल बॉम्बर भी है सुरभि जी, और ये न्यूक्लियर वेपन ले जाने लायक बॉम्बर भी है। इसमें 8 इंजन आपने वीडियो में देखा होगा, और ये 8 जो हैं आज के तारीख में नए आधुनिक इंजन, अपग्रेडेड इंजन हैं। इसकी जो थ्रस्ट कैपेबिलिटी, और लगभग हर इंजन की थ्रस्ट कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, लगभग 1.5 गुना हो चुका है, और इसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी को भी अभी बढ़ाया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं बाकी तरफ। तो ये जो इसकी तैनाती अपने आप में ईरान के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक खतरे की घंटी है। एंड दे मीन बिजनेस। ये जहाज तभी उतरते हैं जब व्हेन दे मीन बिजनेस। इसका ये मतलब है शुरभि जी, ये जो हमने इससे पहले जो बॉम्बिंग देखी थी, जो दिगो गार्सिया से हुई थी, उससे भयंकर और उससे कहीं गुना अधिक बॉम्ब्स गिराए जाएंगे। और F-22 बताऊं, अमेरिका ने किसी कंट्री को बेचा नहीं है। ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर हैं, सी फर्स्ट शूट फर्स्ट। ये देखते पहले हैं, शूट पहले करते हैं, क्योंकि इनके जो वेपन्स हैं उतनी दूर मार करने की क्षमता रखती हैं। तो एयर डिफेंस को गिराएंगे ये लोग, एयर डिफेंस फाइटर्स को गिराएंगे। पूरे एरिया को सैनिटाइज करने के बाद ये स्ट्रैटोफोर्ट्रेस जाएंगे और टनों के हिसाब से बॉम्ब गिरा करके, कारपेट बॉम्बिंग करके उस एरिया को खत्म करेंगे। यही आने वाले दिनों में होने वाला है। बहुत आसान शब्दों में ये समझा दिया सर, क्योंकि टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जिस तरीके से ये डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजिकल मूव्स नजर आ रहे हैं, उससे साफ है कि किस तरीके से हमला किसी भी वक्त संभव है। मध्यपूर में तैनाती अमेरिका तो बढ़ा रहा है, लेकिन टाइम क्यों? क्योंकि ईरान से बातचीत के बीच ये तैनाती बढ़ा दी गई है। 19 बड़े बेस और कमांड सेंटर्स की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ईरान से पलटवार की आशंका के बीच ये तैयारी, और मध्यपूर में ही F-15 और F-35 की तैनाती को लेकर भी खबर है। तो मिडिल ईस्ट में ये तैनाती और ईरान की भी किस तरीके से तैयारी है, लेकिन ईरान का खात्मा करने के लिए जिस तरीके से अमेरिका ने चारों तरफ से उसे घेरने की कोशिश की है, अमेरिका की इसी घेरेबंदी को लेकर आज की ये बड़ी खबर है, जहां मध्यपूर में ईरान के पास अमेरिका ने तैनाती तो बढ़ा दी है। 19 अमेरिकी बेस और कमांड सेंटर्स की रक्षा तैयारी से माना जा रहा है। पेट्रियट और थार डिफेंस सिस्टम की तैनाती, अमेरिका ने जॉर्डन में F-15 लड़ाकू विमान को भेजा है। ब्रिटेन के F-35 लड़ाकू विमान साइप्रस में भी तैनात किए गए हैं। हालांकि ये जिस तरीके से रिपोर्ट्स में बड़े दावे किए जा रहे हैं, उस लिहाज से खबर का मतलब हमने विनोद ऑगस्टीन सर से समझा कि आखिर ये तैयारी क्या संकेत देती है, और इस तरीके की डिप्लॉयमेंट, इस तरीके की घेरेबंदी क्या इस बात का संकेत है कि हमला कभी भी मुमकिन है। लेकिन ईरान की अमेरिका को बारूदी चेतावनी, ये एक और खबर है, क्योंकि अगर हमला हुआ तो करारा जवाब ईरान देगा। और इस बीच ये ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की ये धमकी है, अब फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे। यही दावा भी एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, जहां ईरान ने भी टाइम बाय करते हुए, पूरी तैयारी करते हुए अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले की बार बार चेतावनी और धमकी दी है। और अब अराक्ची का यह बयान, जिन्होंने कहा कि अपने मिसाइल प्रोग्राम पर आगे कोई चर्चा नहीं करेंगे। अनुज माथुर सर, सवाल अगला आपसे करूंगी, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन है अमेरिका के खिलाफ ईरान के युद्ध घोष की, जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की ये चेतावनी, अमेरिका ने हमला किया तो करारा जवाब देंगे, फारस की खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक करेंगे, तेहरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कभी चर्चा नहीं करेगा, और संवर्धित यूरेनियम का निर्यात नहीं किया जाएगा। संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु कार्यक्रम के लिए करेंगे। और सर, ये चेतावनी जिस तरीके से दी जा रही है, उसी को देखते हुए एक और बड़ी खबर है, क्योंकि बातचीत के बीच ईरानी सांसद ने सनसनीखेज दावा कर दिया है। अमेरिका ने 2 जगहों पर हमला करने देने को कहा है, ईरान को भी जवाबी हमले की छूट दी। बातचीत से पहले मध्यस्थ देश के जरिए संदेश भेजा, ईरान ने अमेरिकी पेशकश को ठुकरा दिया। ईरान के सांसद नबावियन का ये बयान। सर, अब मुझे ये बताइए अनुज माथुर सर, दोनों बातचीत की टेबल पर आमने सामने तो नहीं आए, अलग अलग बातचीत हुई, और इस बातचीत के बाद भी देखिए, जहां सैन्य तैयारियों को लेकर ये लेटेस्ट खबरें हमारे सामने हैं, दूसरी तरफ लेटेस्ट चेतावनी और धमकी। क्या ये मान लिया जाए कि अब दोनों ही सैन्य विकल्प की ओर रुख कर रहे हैं? सर, रुख मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि डिप्लॉयमेंट, प्रोजेक्शन, बातचीत से पहले तमाम धमकियां दी जा चुकी है। अब क्या अलग पैटर्न या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी जिसके जरिए ईरान सीधा यूएस बेस को टारगेट करे, और वहीं अमेरिका की भी पूरी घेरेबंदी के साथ ये तैयारी? सुरभि, जय हिंद। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं।
अभी जो परिस्थिति ऐसी हो गई, जिस प्रकार का बिल्डअप अमेरिकन फोर्सेस ने ईरान के चारों तरफ कर दिया है, इतना बड़ा बिल्डअप करने के बाद ये बात आप मान लें कि वो बिना कुछ किए ये बिल्डअप वहां से डिफ्यूज होगा नहीं, वहां से वापस जाएगा नहीं। अब मुझे ये लगता है कि अमेरिका शायद वो जो सांसद उनके कह रहे हैं, उनकी बात में दम हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की नुरा कुश्ती इन्होंने जून 25 में करी थी कि 8 बम आके गिरा दिए, जिनसे कुछ फर्क बहुत ज्यादा न्यूक्लियर प्रोग्राम पे पड़ा नहीं, और उसके बाद 2 जगह ईरान ने हमला कर दिया और बात रफा दफा हो गई। लगता है इसी प्रकार का कोई फेस सेविंग एग्जिट अमेरिका शायद देख रहा है, शायद, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका एक फुल फ्लेजेड वॉर ईरान के साथ ऐसे समय में, जबकि पूरी ताकत के साथ ईरान और ईरान के पीछे चीन और रूस खड़े हो जाएं, नॉर्थ कोरिया का उनको सपोर्ट हो, तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान रहेगा अमेरिका के लिए। तो अमेरिका भी चाह रहा है किसी प्रकार से दबाव डाल करके, किसी प्रकार से उनके ऊपर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री प्रेशर, स्ट्रेटेजिक प्रेशर डाल के उनको कुछ बातों के लिए मनवा लिया जाए। सर, अमेरिका के दबाव के बीच ही तो बार-बार मिडिल ईस्ट को जी से कंप्लीट करिए सर, बोलिए। मैं ये कहता कि जो अमेरिका के जो डिमांड्स हैं उसमें टोन डाउन हमने ऑलरेडी देख लिया है। किस प्रकार से जो बातचीत की जगह, उसकी शर्तें, क्या-क्या इसमें शामिल होगा, कौन-कौन इसमें होगा, ये तमाम ईरान ने मनवाया है। इससे इस बात का इससे बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि अमेरिका भी बहुत जबरदस्त दबाव में है और इतना आसान उनके लिए सर ऐसा दबाव कि सबने कह दिया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। यही अगली खबर भी है, जहां ये भी बता दें आपको कि बढ़ते तनाव के बीच आज की एक और बड़ी खबर है, और साथ ही आपको बता दें हाई अलर्ट चीन। खबर क्या है? बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका को चीन की ये चेतावनी, अमेरिका को ईरान पर हमला ना करने की वार्निंग। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नहीं चलेगी मनमानी, सैन्य कार्रवाई का दुस्साहस ना करे अमेरिका। यूएन में चीन के राजनयिक ने ये चेतावनी दी है। और बता दें, चीन ने अब सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट किया है। एक बड़ी खबर है, गलवान में तनाव के बीच चीन ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, और जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में अमेरिका ने यह दावा किया। टेस्ट छिपाने के लिए डीकपालिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल हुआ है। भविष्य में चीन की बड़ी संख्या में टेस्ट की तैयारी को लेकर अमेरिका क्या दावा कर रहा है, क्योंकि चीन से सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर यह बड़ा दावा किया गया। तो अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी थॉमस डिनोनो ने चीन पर परमाणु परीक्षण का आरोप लगाया है। डिनोनो ने कहा है कि चीन ने 22 जून 2020 को परमाणु विस्फोट परीक्षण किया। भारत चीन गलवान झड़प के तुरंत बाद टेस्ट करने का दावा किया गया। चीन की ओर से सैकड़ों टन क्षमता वाले और टेस्ट की तैयारी का अमेरिका ने दावा किया है, और अमेरिका ने इसे परीक्षण प्रतिबंध समझौते का उल्लंघन बताया है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि यह टेक्निक है क्या। डीकप्लिंग ये टेक्निक है, परमाणु विस्फोट के झटकों को इसके जरिए छिपाया जाता है, और खास तरीके की भूमिगत जगह में विस्फोट होता है। साथ ही सिस्मिक सिग्नल 70 गुना तक कम हो सकते हैं। भूकंप मापक यंत्रों को सही सिग्नल ही नहीं मिलता है, और न्यूक्लियर टेस्ट को प्राकृतिक भूकंप जैसा दिखाने की कोशिश होती है। आपको बता दें, डीकप्लिंग से ही अंतर्राष्ट्रीय निगरानी सिस्टम को धोखा भी मिल सकता है। लेकिन चीन ने अमेरिका के सभी आरोपों को गलत बताया। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी दावों पर चीन ने राजदूत शेंजियान का दावा है परमाणु परीक्षण पर स्वैच्छिक रोक जारी, और चीन ने हमेशा जिम्मेदारी से ही काम किया है। अमेरिका पर हथियारों की होड़ बढ़ाने के भी आरोप लगाए हैं। चीन ने बनाया दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार, और माइक्रोवेव टेक्निक से सैटेलाइट चीन गिराएगा। हाई पावर माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबी का दावा किया जा रहा है। अमेरिका पश्चिमी देशों की सैटेलाइट के लिए खतरा है, और मस्क के स्टारलिंक को भी तबाह कर सकता है माइक्रोवेव ड्राइवर। हालांकि चीन का ये सैटेलाइट किलर है क्या? चीन को हाई पावर माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबी, वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों के सैटेलाइट के लिए बहुत बड़ा खतरा। चीन का एंटी सैटेलाइट माइक्रोवेव वेपन स्टारलिंक सैटेलाइट को नाकाम कर देगा, और ऑर्बिट सैटेलाइट कमांड नेटवर्क को ध्वस्त करने में सक्षम है। डिवाइस 60 सेकंड तक लगातार 20 गीगावाट एनर्जी जनरेट करेगा। एचपीएम से स्टारलिंक जैसे बड़े लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट ग्रुप को खतरा है। माइक्रोवेव बीम ड्रोन और एयरप्लेन्स और सैटेलाइट तक को नष्ट करने में ये सक्षम है। अब आगे बढ़ेंगे और देखिए किस तरीके से बलूचिस्तान में और आगे बढ़ रहे हैं बीएलए फाइटर्स। बलूचिस्तान में नई जंग,
ये बड़ी खबर है और इस बलूचिस्तान की नई जंग को लेकर ही बड़े सवाल एक्सपर्ट से करें। उससे पहले जानिए कैसे बलूचिस्तान में बीएलए फाइटर्स और आगे बढ़ चुके हैं। साथ ही बड़ी बात यह है कि नुश्की में बीएलए ने पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया है और एक और बड़े हमले से कैसे इस्लामाबाद कांपा। अब डिटेल आपके सामने बलूचिस्तान में बीएलए की बड़ी मूवमेंट को लेकर, जहां मस्तूंग में और आगे बढ़ चुके हैं बीएलए फाइटर्स। ये बड़ी खबर है। खतरनाक हथियारों से हमला करते हुए बीएलए लड़ाके नजर आए। आरपीजी और AK-47 से हमला करते बीएलए लड़ाके दिखे। और बलूचिस्तान के नुश्की में भीषण गोलीबारी की अगली तस्वीर। बीएलए लड़ाकों ने अकेले मोर्चा संभाल लिया। बीएलए लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना में फायरिंग को लेकर यह खबर है। गोलियों की आवाज से थर्रा चुका है नुश्की इलाका। देखिए तस्वीर, सुनिए आवाज। बलूचिस्तान के नुश्की बीएलए का एक्शन। नुश्की में बीएलए ने पुलिस स्टेशन पर कैसे कब्जा किया, देखिए तस्वीर। ये बीएलए लड़ाकों से डर कर कैसे पुलिस भागी, उसकी तस्वीर है। पुलिस स्टेशन के हथियारों को कब्जे में ले लिया गया। तो अलग अलग इलाकों पर कब्जे की तो तस्वीर और दावे किए जाते हैं। फिलहाल ये तस्वीर है नुश्की में बीएलए ने पुलिस स्टेशन पर कैसे कब्जा किया, अलग अलग इलाकों पर कैसे मोर्चा संभाल रखा है बीएलए लड़ाकों ने, उसकी तस्वीर। लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना में फायरिंग की ये खबर और बीएलए लड़ाकों से कैसे डर कर भाग गई पुलिस। पुलिस स्टेशन के हथियारों को भी कब्जे में ले लिया गया। हालांकि खबर बलूचिस्तान में बीएलए के उस सबसे बड़े ऑपरेशन को लेकर, जहां नुश्की में हथियारों के साथ बीएलए लड़ाके दिखे और सड़क पर निगरानी करते बीएलए के ये लड़ाके। ऑपरेशन हेरोफ 2 कैसे, आपसे अगला सवाल विनोद सर। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि बलूचिस्तान में ही पाक सेना और बलूच लड़ाकों के बीच जारी जंग, वहीं बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी सेना की पकड़ क्या वाकई अब कमजोर हो चुकी है? यही सवाल सर आपसे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बीएलए के ऑपरेशन हेरोफ को लेकर खबर बड़ी है। सेना के कैंप हो या पुलिस चौकियां, सभी को निशाना बनाया गया। कई पुलिस चौकियों पर बीएलए लड़ाकों के कब्जे का दावा किया जा रहा है। चौकियां छोड़कर पाकिस्तानी पुलिस के जवान भाग गए हैं। वहीं बीएलए लड़ाकों ने भी पुलिस स्टेशन से हथियारों को कब्जे में कैसे लिया, उसकी तस्वीर आपने देखी। लगातार सड़क पर निगरानी भी बीएलए के ये लड़ाके कर रहे हैं। ओवर टू यू विनोद सर, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि जिस ऑपरेशन और जिस मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो करते हुए, जिस स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए ये ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे थे, अब हालत और नौबत ये हो चुकी है कि ज्यादातर इलाकों पर ये कब्जा कर चुके हैं और पूरी तरीके से पाकिस्तानी सेना को कमजोर कर दिया है। बिल्कुल सुरभि जी, हमें वॉर फाइटिंग का एक नया परिभाषा ये बलूच फाइटर्स ने, बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने हमें दिखाया है। तो इसको मेरे को चंद सेकंड दीजिएगा ताकि हमारे दर्शक इसको समझ जाएं। देखिए, बलूचिस्तान क्षेत्रफल से हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक स्टेट या प्रोविंस माना जाता है, सबसे बड़ा प्रोविंस है। लेकिन आबादी बहुत कम है। आबादी कम होने के 3 मेजर जगह पे ये आबादी स्थित है। वो है क्वेटा, दूसरा है मेरे ख्याल तुर्बत और तीसरा है ग्वादर। और इस एरिया में सुरभि जी मैं फ्लाई कर चुका हूँ। ग्वादर के किनारे भी और इन बलूचिस्तान के सारे इलाकों में आप देखेंगे इस इलाके बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं। और अभी से नहीं, कुषाण एम्पायर जो कनिष्क के टाइम से ये यहाँ पे आबादी बसी हुई है। तो आप देखते हैं क्लासिकल जो इनके जो पोशाक हैं, क्लासिकल इस्लामिक पोशाक नहीं है। ये पुराने अपने जो कल्चर्स हैं उसको बिल्कुल ही सीने से दिल से बांध करके रखा हुआ है। इनका म्यूजिक भी हमने लेटेस्ट धुरंधर मूवी में सुना भी। तो ये बहुत ही एक अलग इलाका है। यहाँ से चोरी करके सामान को अमेरिका को बेचने की जो आसिम मुनीर की कोशिश है, ये लड़ाई उसके खिलाफ है। ये लड़ाई फ्रीडम के प्रति है। एडवांटेज में जो कह रहा था आपको कि स्पार्सली पॉपुलेटेड होने का एडवांटेज है। ये गुरिल्ला वॉरफेयर में एक तो निपुण है, दूसरी बात करके कहीं भी छुप सकते हैं क्योंकि ले ऑफ द लैंड जानते हैं, क्योंकि ये सन्स ऑफ द सॉइल है। तो ये लड़ाई अगर पाकिस्तान को हवाई हमले भी कर ले तभी भी ये जीत नहीं पाएंगे। ये
इनका एक ही विकल्प है, बलूचिस्तान का अलग होना, नहीं तो ये गले की हड्डी इनको सदियों तक बनी रहेगी। फिलहाल ये साफ हो चुका है सर कि इस ऑपरेशन के जरिए किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तानी सेना की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ज्यादातर इलाकों पर कब्जे के तहत ही ये सवाल था कि कैसे इन्होंने इस फ्रंट पर पाकिस्तानी सेना को भी कमजोर कर दिया है, लेकिन अब एक और वो फ्रंट जहां पर लगातार बढ़ते तनाव के बीच दी जा रही चेतावनी को लेकर अब तक आपने खबर सुनी, लेकिन अब ईरान की ललकार को देखते हुए अगली बड़ी खबर है, क्योंकि बातचीत के ठीक 24 घंटे के अंदर ही यूएसएस अब्राहम लिंकन पर स्टीव विटकॉफ पहुंचे और यूएसएस अब्राहम लिंकन पर जेरेड कुश्नर भी पहुंचे। ईरान को अमेरिका ने अपनी ताकत तो दिखाई, लेकिन विटकॉफ ने स्ट्राइक ग्रुप पर सैनिकों से भी मुलाकात की है। ये एक और बड़ी खबर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर स्टीव विटकॉफ पहुंचे। यूएसएस अब्राहम लिंकन से ईरान को क्या ये सख्त संदेश है, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर यूएस नेवल कमांडर ब्रैड कूपर को लेकर भी खबर। ब्रैड कूपर की मौजूदगी में ही लाइव फ्लाइट ऑपरेशन हुआ। विटकॉफ के 7 सैनिकों से की गई मुलाकात की ये तस्वीरें, ईरानी ड्रोन तबाह करने वाले पायलट से भी की गई मुलाकात। माथुर सर, ये क्या प्रोजेक्शन है, क्योंकि ये तस्वीरें उस तैयारी का भी बड़ा संकेत है जहां पर बस अब आदेश मिलने का ही क्या इंतजार है। इसी को लेकर करूं आपसे सवाल, उससे पहले समझना जरूरी है यूएसएस अब्राहम लिंकन से ईरान को कैसे वार्निंग दी गई है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। बातचीत के ठीक 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर ही यूएसएस अब्राहम लिंकन पर पहुंचे ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ही यूएस सेंट्रल कमांड के नेवल कमांडर ब्रैड कूपर, साथ ही ओमान में बातचीत के बाद ईरान को अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई है। 24 घंटे अलर्ट मोड पर अमेरिकी सेना, स्टीव विटकॉफ ने कहा। विटकॉफ और कूपर ने ही स्ट्राइक ग्रुप पर सैनिकों का कैसे हौसला बढ़ाया, उस वक्त की ये तस्वीर। स्ट्राइक ग्रुप के नजदीक ईरानी ड्रोन तबाह करने वाले पायलट से भी मुलाकात। ओवर टू यू माथुर सर। सिर में देखिए, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है और ये जो 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 इसको उन्होंने जो रिटोरिक है उसको रियलिटी में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाएगा, कैसे उसका वेटेज बढ़ाया जाएगा कि हम लोग यहाँ पर वी मीन बिजनेस हियर, ये दिखाने के लिए ये उनके अमेरिका की जो एक बहुत बड़ी हायरार्की यूएसएस अब्राहम लिंकन पे पहुंची है। लेकिन एक बात हमको समझने की आवश्यकता है। देखिए, जिस प्रकार की टेरेन ईरान में है, जिस प्रकार के वहां पर उन्होंने तैयारी पिछले जून से लेकर के अभी तक पूरे लगातार, ये बात आपको समझने की आवश्यकता है, उन्होंने पूरा अपने आप को तैयार किया है किस प्रकार से हम इनके मसाद के खिलाफ और हर हमले के खिलाफ उन्होंने अपने आप को तैयार किया है। इसको समझने की जरूरत है कि ये जो ऑपरेशंस अगर करने होंगे तो ये सिर्फ हवाई हमलों और मिसाइलों से ईरान के ऊपर फतेह नहीं कर सकते। वहां पर आपको ग्राउंड पे ऑपरेशंस करने की जरूरत पड़ेगी और ये बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह है कि आप कितने अब्राहम लिंकन लिए हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी वहां पर आ गए हैं और जितने भी उनके नेवल फोर्सेस ने पूरा ब्लॉकेट लगा दिया है, उससे आप डिसाइसिवली ईरान को मुझे लगता नहीं कि हरा पाएंगे। तो इस वजह से वो एक बहुत जबरदस्त मैसेज वहां से भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहां पर आए हैं, पूरी इसकी स्ट्रेटजी की प्लानिंग हो रही है और आपके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है और अगर आपको इस प्रकार के भीषण हमले से बचना है तो यू सकम टू आवर डिमांड्स। और उनको ये रहेगा कि किसी प्रकार से इतना दबाव बनाया जाए ईरान की हायरार्की के ऊपर। सर, इसी साल से ईरान ने भी कैसे जवाब दिया। अब ईरानी विदेश मंत्री अरागची सर वो भी वॉरशिप पर पहुंचे। अपनी बात कंप्लीट करिए सर, उसके बाद ये खबर बताते हैं। वही बात मैं कह रहा था कि ईरानी विदेश मंत्री भी पहुंचे हैं और दूसरी बात यह है कि ईरान ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पे वो अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत नहीं करेगा। और इजराइल की सबसे बड़ी समस्या ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी है। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रहेगा जो कि शायद इस एक अटैक में तब्दील हो जाए। लेकिन ईरान को जैसे अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई, वहीं अमेरिका को भी ईरान ने करारा जवाब दिया। वॉरशिप पर ईरानी विदेश मंत्री अरागची पहुंचे। यूएस लिंकन पर विटकॉफ के दौरे के बाद ही वॉरशिप पर अरागची और अमेरिका को विध्वंसक जवाबी हमलों का दिया संकेत। बढ़ते तनाव के बीच ही जल्द अमेरिका नेतन्याहू जाएंगे और ईरान से बातचीत के बीच ही ट्रंप से ये मुलाकात। ईरान की मिसाइल रेंज कम करना चाहता है इसराइल और ईरान से बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइलों पर बात हो। अब ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बेस। जहां ईरान पर हमला किया तो यूएस बेस दहलाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह चेतावनी दी है। एक और बड़ी खबर, जहां अमेरिका पर डायरेक्ट हमले की क्षमता नहीं, यूएस बेस पर हमला, पड़ोसी देशों पर हमला नहीं।
ने अमेरिका से जंग की तैयारी भी पूरी कर ली है। अमेरिका पर कई फ्रंट से हमले की ये रणनीति है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमले का प्लान, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक की तैयारी। तो अमेरिका पर मल्टी फ्रंट हमले की तैयारी। एक और खबर है, अमेरिकी हमलों का जवाब देने की ईरान की युद्ध रणनीति, जहां कुछ ही घंटों में एक साथ कई फ्रंट पर अटैक ईरान करेगा। यूएस ठिकानों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले करेगा। अमेरिकी युद्धपोत पर रॉकेट और टॉर्पेडो से अटैक की तैयारी। युद्धपोत पर हमले के लिए शिप का इस्तेमाल ईरान करेगा और यही दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका वर्सेस ईरान, बारूदी घमासान, क्योंकि आज की बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई और एक्सपर्ट से सवाल किया कि किस तरीके से बातचीत के बेनतीजा होने के बाद भी दोनों स्तर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जा चुका है। जहां ईरान ने अमेरिका की घेरेबंदी के लिए एक और रणनीति तैयार कर ली और अमेरिका पर साइबर हमले का प्लान ईरान बना रहा है। अमेरिकी लॉजिस्टिक्स कमांड सिस्टम को नष्ट करेगा। युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है ईरान। हॉर्मुज स्ट्रेट से ही जाने वाले ऑयल शिप को रोकने की भी तैयारी। यही बड़े दावे ईरान की उस तैयारी को लेकर किए जा रहे हैं। लेकिन अब खबर है, इजराइल को C-17 ग्लोबमास्टर यूएई नहीं देगा। जंगी तैयारियों के बीच इजराइल को यह एक बड़ा झटका है। इजराइल ने यूएई से C-17 ग्लोबमास्टर मांगा था और ईरान से लड़ने के लिए यूएई से कार्गो एयरक्राफ्ट मांगे गए थे। हालांकि अमेरिका से तनाव के बीच कैसे हाई अलर्ट पर ईरान है। बड़ी खबर है, बॉर्डर से सैन्य घुसपैठ की आशंका में है ईरान। सभी बड़े शहरों के बाहर बनाए गए हैं चेक पॉइंट और एंट्री करने वाले सभी वाहनों की हो रही है चेकिंग। ये देखिए तस्वीर। वहीं ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती। अमेरिका ने 450 से ज्यादा टॉमाहॉक मिसाइलों की तैनाती की है। डिस्ट्रॉयर और सबमरीन पे टॉमाहॉक मिसाइल तैनात और सेंट्रल कमांड एरिया में भी अमेरिकी नेवी हाई अलर्ट पर है। हालांकि टॉमाहॉक के टारगेट पर IRGC हेडक्वार्टर और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकाने हैं। वहीं ईरान पर अमेरिकी हमलों का काउंटडाउन, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती का पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरे फेज में ईरान के करीब पहुंचेगी सेना। दूसरा फेज पूरा होते ही ईरान पर होगा हमला। अमेरिकी तैयारी का N12 न्यूज के हवाले से फिलहाल क्या बड़ा दावा किया जा रहा है। खबर है ईरान पर हमले के काउंटडाउन को लेकर, क्योंकि इन रिपोर्ट्स में दावा यह किया गया है कि अमेरिका और इजराइल बड़े फैसले के बेहद करीब आ चुके हैं। अब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती का पहला फेज पूरा कर लिया है। फेज 2 के तहत ही अमेरिकी फोर्सेस को ऑपरेशन पोजीशंस में लाया जाएगा। अमेरिका फेज 2 कंप्लीट करते ही ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान में तख्ता पलट के लिए सैन्य कार्रवाई भी जरूरी है। और इस बीच आपको यह भी बता दें, सैन्य तैनाती का जो पहला चरण, इसको लेकर डिटेल आर्मेनिया और ईरान सीमा के पास सीक्रेट तैनाती को लेकर खबर है। आई वॉन्ट यू टू मेक मी अंडरस्टैंड दिस विनोद सर, क्योंकि रिपोर्ट्स में दावे ये किए जा रहे हैं कि डिस्ट्रॉयर और सबमरीन पर 450 टॉमाहॉक तैनात, अरब सागर में स्ट्राइक ग्रुप के साथ USS लिंकन, जॉर्डन एयरबेस पर F-15 लड़ाकू विमानों की तैनाती, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती और खाड़ी देशों के बेस पर ही थार और पेट्रियट की तैनाती और मिसाइल डिस्ट्रॉयर रेड सी और भूमध्य सागर में भी मौजूद बताए जा रहे हैं। सर, ये वही स्ट्रैटेजिकल मूव समझा जाए जहां किस तरीके से अलग अलग फेजेस के तहत ही आपको लगता है कि ये टाइम बाय करते हुए इन्होंने ये स्ट्रैटेजिकल पोजिशनिंग करी है? सुरभि जी चंद सेकंड दीजिएगा, मैं हॉर्मुज का मैं महत्वपूर्णता बताता हूं, क्योंकि ये जो क्रूज मिसाइल और एंटी शिपिंग मिसाइल से लेकर के एयर डिफेंस वेपन्स हॉर्मुज में लगाने का सबसे बड़ा रीजन ये है, अमेरिका, और ये हो सकता है ब्रेकिंग हेडलाइन भी बन जाए, अमेरिका हो, कोई भी अलाइड फोर्सेस हो, हॉर्मुज के अंदर घुस नहीं सकता है। क्यों नहीं घुस सकता है? क्योंकि हॉर्मुज को नॉर्दर्न साइड से, पहाड़ों के ऊपर से ईरान देख रहा है। इस पे मैं एक आर्टिकल लिख चुका हूं। ये अगर न्यूक्लियर अटैक भी कर देंगे तो हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ईरान का लास्ट तुरुप का पत्ता है। हॉर्मुज बंद हो गया, आप सोचिए कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, इन सब की आर्थिक स्थिति जो है कंप्लीटली चरमरा जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इस पे सबसे बड़ा वर्चस्व जो है ईरान का है। इसीलिए सर, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया। मैं जल्द आपके पास वापस लौटती हूं, लेकिन इस बीच ये एक्सपर्ट ने हमें समझाया कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखते हुए भी ये आखिरी ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है ईरान के लिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर इफेक्ट होता है तो ग्लोबली बहुत बड़ा असर इसका होगा। लेकिन अब एक बार फिर से रुख करते हैं बलूचिस्तान में हो रही उस नई जंग का, जहां साफ है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना कमजोर हो चुकी है। और बलूचिस्तान में नई जंग को देखते हुए ऑपरेशन हेरोफ
बड़ी खबर है, क्योंकि अब ऑपरेशन हेरोफ की कामयाबी से ही बलूचिस्तान में खुशी। क्वेटा में लोगों ने बीएलए लड़ाकों का स्वागत किया, महिलाओं ने ऑपरेशन के लिए शुक्रिया भी कहा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान को झटका। एक और खबर है, पाक सेना के पास कैंप के पास ही बीएलए का हमला हुआ। बीएलए का अनुष्की में पुलिस स्टेशन पर कब्जा। बीएलए लड़ाकों ने हथियारों को कैसे कब्जे में लिया, उसकी एक और तस्वीर देखिए। कराची हाईवे को भी जाम कर दिया। कराची क्वेटा हाईवे पर पत्थर बिछा दिए। हाईवे पर सैकड़ों बलोच लड़ाके देखे गए हैं और हाईवे पर ही पाकिस्तानी सैन्य वाहनों की निगरानी। अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक और हमला। इस्लामाबाद में एक मदरसे में हमलावर घुस गए। 15 से 20 हथियारबंद हमलावरों के होने की खबर। और अब एक और फ्रंट, और रूस यूक्रेन का वो फ्रंट जहां ट्रंप की नई डेडलाइन। हालांकि रूस यूक्रेन फ्रंट से लेकर ही एक बड़ी खबर इस बीच आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से रूस और यूक्रेन को ट्रंप की नई डेडलाइन आज की बड़ी खबर है। रूस के हमलों से कीव में मचा कोहराम, तस्वीर आपके सामने होगी। वहीं यूक्रेनी हमलों में तबाह केमिकल प्लांट। फिलहाल तस्वीर कीव में रोशेन कंपनी साइट पर रूसी हमले की। टारगेट पर पोरोशेंको की कंपनी से जुड़ा ठिकाना। रूसी सेना ने औद्योगिकी परिसर को टारगेट किया। रूसी मिसाइल हमले के बाद इलाके में हाई अलर्ट। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए विंटर प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। वहीं अब यह बड़ी खबर सामने आई है जहां कीव में एक कंपनी साइट पर रूस ने कैसे हमले को अंजाम दिया। अगली तस्वीर और खबर जहां आपको बता दें कि कैसे अब हमलों को अंजाम तो दिया जा रहा है। वहीं ट्रंप ने रूस और यूक्रेन को अब नई डेडलाइन दे दी है। युद्ध खत्म करने के लिए दी गई है ये डेडलाइन। जून तक युद्ध खत्म करे रूस और यूक्रेन। रूस यूक्रेन पर जंग खत्म करने का दबाव डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं। हालांकि रूस वर्सेस यूक्रेन, ट्रंप की ये नई डेडलाइन। खबर क्या है, ट्रंप ने रूस यूक्रेन को जंग खत्म करने की डेडलाइन दी है। यूएस युद्ध खत्म करवाने के लिए दबाव तो डाल ही रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जून तक युद्ध खत्म करे रूस और यूक्रेन। जून तक जंग खत्म नहीं हुई तो ट्रंप का नया प्लान भी तैयार है। ट्रंप की डेडलाइन के बीच रूस का यूक्रेन पर हमला, जहां यूक्रेन ने रूसी मिसाइल प्लांट पर हमला किया। रूस ने यूक्रेन के कई पावर ग्रिड्स पर भी अटैक किया है। अब मॉस्को में रूसी जनरल पर जानलेवा हमला। खबर है जीआरयू के डेप्यूटी चीफ व्लादिमीर अलेक्सीयेव को गोली मारी गई है और अलेक्सीयेव को घर के बाहर पीठ में गोली मारी गई। घायल जनरल को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मॉस्को में फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। रूसी जनरल पर जानलेवा हमला, ये बड़ी खबर है जहां आपको बता दें कि जीआरयू के डेप्यूटी चीफ व्लादिमीर ओलेक्सेव को गोली मारी गई है और ओलेक्सेव को घर के बाहर पीठ में गोलियां मारी गई। 2011 से जीआरयू के फर्स्ट डेप्यूटी चीफ के तौर पर ये तैनात रहे हैं। सीरिया में एंटी टेरर ऑपरेशंस की निगरानी कर चुके हैं। 2017 में हीरो ऑफ रशियन फेडरेशन सम्मान मिला और रूसी अधिकारियों ने हमलावर की पहचान नहीं बताई है। यूक्रेन पहले ही अलेक्सीयेव को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बता चुका है। माथुर सर, नई डेडलाइन और इस बीच जिस तरीके से रूसी जनरल को टारगेट किया गया, क्या आपको लगता है कि इसी डेडलाइन को देखते हुए, सर ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब जब डेडलाइन देते हैं तब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमलों की रफ्तार भी तेज हो जाती है। विंटर प्लान्स को भी जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, ठंड के इस मौसम में कैसे ब्लैकआउट की स्थिति बनी, कैसे बफर जोन के इलाकों में हमलों को तेज करते हुए कब्जे का दावा किया गया, क्या ये एक और स्ट्रैटेजिकल मूव हो सकता है सर, ये देखते हुए कि किस तरीके से अब सीधा टॉप हाई कमांड जनरल्स को ही टारगेट किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये क्या हो रहा है कि अब एक ऐसी स्टेज रशिया यूक्रेन वॉर की आ चुकी है कि ये इसको हम एक एट्रिशन वॉरफेयर से भी थोड़ा आगे कहीं जाकर के निकल गया है। और अब आपको ये करने की आवश्यकता है कि किसी ना किसी प्रकार से कोई इस तरह से इतना बड़ा डेंट उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री हायरार्की में डाला जाए कि वहां पर फिर उनको कहीं ना कहीं बातचीत करने के लिए बाध्य होना पड़े। ये इस वजह से इस प्रकार के हमले हो रहे हैं। लेकिन सुरभि, मैं आपको बता दूं, इनके बातचीत के आपस में वन ऑन वन बातचीत के अलावा कोई और जरिया हो नहीं सकता इस लड़ाई को युद्ध विराम करवाने के लिए। एट बेस्ट
अनस्टेबल शॉर्ट लिव्ड सीज फायर हो सकता है। युद्ध विराम होने की मुझे संभावना कोई नजर नहीं आ रही है। और ये हर बार जब आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं, डेडलाइंस देते हैं, तो इंटेंसिटी में भी और क्वालिटी में भी ये जो हमले हैं ये बढ़ जाते हैं। और यही चीज देखने को यहां मिल रही है। और जिस प्रकार से रूस अभी अपर हैंड लेकर के यूक्रेन में लगातार उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उनके एनर्जी सोर्सेज के ऊपर और उनके लॉजिस्टिक्स इंस्टॉलेशंस के ऊपर लगातार सफल हमले करता चला जा रहा है, मुझे लगता नहीं कि वो दबाव में आकर के किसी प्रकार की बातचीत के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। लेकिन बात सिर्फ वही है कि क्या कब मिलिट्री डेग्रेडेशन यूक्रेन का इतना हो जाए कि वो आगे न लड़ पाए, या इतना दबाव इकोनॉमिकली रशिया पे पड़े कि वो बातचीत पर बाध्य हो जाए। इन दोनों कंडीशंस के अलावा मुझे कोई बातचीत का तीसरा जरिया नजर नहीं आता। विनोद सर, अगले सवाल के साथ आपके पास आऊं उससे पहले ये रूसी जनरल पर हमले को लेकर लवरोव का कीव पर यह बड़ा आरोप, जहां जीआरयू डेप्यूटी चीफ पर हमले करवाने का आरोप भी लगाया और यूक्रेन आतंक के जरिए शांति वार्ता बिगाड़ना चाहता है, ये बात लवरोव ने कही है। रूस, यूक्रेन, अमेरिका शांति वार्ता के बाद ही ये हमला। सर, ऐसे में बातचीत मुमकिन होगी भी तो कैसे? देखिए, आप जानते हैं जो नोबेल प्राइज के पुरस्कार के पीछे जो भाग रहे हैं, जिन्होंने एक नोबेल प्राइज ऑलरेडी खरीद लिया है, दूसरे के पीछे भाग रहे हैं ट्रंप साहब, वो कह चुके हैं जून तक इसको निपटा दीजिए, नहीं तो मैं आप पर भारी पड़ने वाला हूं। तो यूक्रेन को भी कह दिया जा चुका है ट्रंप साहब की तरफ से, और रशिया को भी, कि जून तक आप निपटा दें इस वॉर को। और समय बताएगा कि जून तक कितना निपटता है ये वॉर और कितना शांति की तरफ बढ़ता है। लेकिन सुरभि जी, जहां तक ये वॉर खत्म होने की सवाल है या फिर शांति वार्ता को भंग करने की सवाल है, ये दोनों ही टाइम बाइंग टैक्टिक्स है। ये यूक्रेन का जो बॉर्डर है उसको क्या रीड्रॉ किया जाएगा, ये सवाल निशान है जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, और रशिया इस पे अड़ा हुआ है। और इसके अलावा कोई शांति विकल्प सुरभि जी मुझे दिख नहीं रहा है। और इस पे कहां तक संयुक्त राष्ट्र हो या बाकी देश हो या यूएन हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो, इस पे कितना सहमति जताएंगे ये समय बताएगा। मुझे नहीं लगता है जताएंगे। ये जैसे जनरल साहब कह रहे हैं, ये अट्रिशन वॉरफेयर से भी आगे जा चुका है। कहां तक चलेगा राम जाने। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू विनोद सर, थैंक यू माथुर सर फॉर ज्वाइनिंग टुडे। लेकिन इस बीच हकीकत यही है कि हर फ्रंट पर लगातार हमले भी जारी हैं, और ये अब एक और तस्वीर दिखाते हैं रूस के तवेर की, जहां पर यूक्रेन ने विध्वंसक हमले को अंजाम दिया है। रादकिनो केमिकल प्लांट पर यह एयर स्ट्राइक हुई है। इन हमलों से केमिकल प्लांट में लगी भीषण आग की ये तस्वीर देखिए। विस्फोट से प्लांट में लगे दूसरे इलाकों तक आग कैसे फैलती गई। अब क्रेमलिन की दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी। खबर है न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी खत्म होने पर वार्निंग, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए ये बड़ा खतरा। पेस्कोव का बयान, न्यूक्लियर वॉरहेड पर कोई कानून लागू नहीं। 5 फरवरी को खत्म हो चुका है रूस अमेरिका के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो फिलहाल न्यूक्लियर वॉर की ये चेतावनी। जहां बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका रूस के बीच ही न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो चुका है और नई न्यूक्लियर ट्रीटी नहीं बनाए जाने पर क्रेमलिन की ये चेतावनी है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा है दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा और न्यूक्लियर ट्रीटी नहीं होने पर ही कानूनी बंधन नहीं। 1972 के बाद पहली बार न्यूक्लियर वॉरहेड पर कोई कानून लागू नहीं। न्यूक्लियर वॉरहेड के इस्तेमाल पर भी कानूनी बंधन नहीं।